The topic we will be discussing in this video is rheumatic fever and rheumatic heart disease. Rheumatic fever एक एक्यूट कंडीशन होती है जो कि इम्यूनोलॉजिकली मेडिएटेड मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी डिजीज़ को रिप्रेजेंट करती है। ये इम्यूनोलॉजिकली मेडिएटेड जो इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है वो फ्यू वीक्स आफ्टर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस देखने को मिलता है। मतलब ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजियल इन्फेक्शन होने के फ्यू वीक्स आफ्टर एक इम्यूनोलॉजिकली मेडिएटेड इन्फ्लामेटरी डिजीज़ का डेवलपमेंट हो सकता है जिसको हम लोग रूमेटिक फीवर कहते हैं। ये रूमेटिक फीवर ओवर टाइम प्रोग्रेस करता है तब जाकर के डेवलपमेंट होता है रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ को हम लोग कैसे करेक्टराइज करते हैं? जब हार्ट के अंदर प्रेजेंट वॉल्व्स पर्टिकुलरली मिट्रल वॉल्व के अंदर फाइब्रोटिक लीजन्स का डेवलपमेंट हो जाता है तब जाकर के इस कंडीशन को हम लोग रूमेटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। मतलब नॉर्मल ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजियल इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद एक इम्यूनोलॉजिकली मेडिएटेड इन्फ्लामेटरी कंडीशन डेवलप हुआ जिसको हमने रूमेटिक फीवर कह दिया। और ये कंडीशन जब ओवर टाइम प्रोग्रेस करेगी तब जाकर के ये हार्ट के वॉल्व्स को इन्वॉल्व कर लेती है, हार्ट के वॉल्व्स के अंदर फाइब्रोटिक लीजन्स का डेवलपमेंट करवा देती है जिसको हम लोग रूमेटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। इसके बाद हम लोग डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ रूमेटिक फीवर एंड रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के बारे में। कमिंग टू द पैथोजेनेसिस ऑफ रूमेटिक फीवर एंड रूमेटिक हार्ट डिजीज़, हमें पता है कि रूमेटिक फीवर जो होता है वो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस के फ्यू वीक्स आफ्टर डेवलप करता है। मतलब इसका पैथोजेनेसिस स्टार्ट होगा ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजेंस की वजह से। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजेंस मेनली जिसमें एम प्रोटीन आता है, ये एंटीजेंस के अगेंस्ट हम लोग का होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है और वो डिफरेंट एंटीबॉडीज़ और टी सेल्स को एक्टिवेट करता है, दैट इज CD4 सेल्स को मेनली एक्टिवेट करता है। ये जो होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो कुछ सर्टेन इंडिविजुअल्स के अंदर होस्ट के ही कार्डियक सेल्फ एंटीजेंस के अगेंस्ट क्रॉस रिएक्टिव हो जाता है। मतलब वो होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स जो कि ट्रिगर हुआ था ग्रुप ए के स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजेंस को काउंटर करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ये होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स क्रॉस रिएक्टिव हो जाता है होस्ट के खुद के कार्डियक सेल्फ एंटीजेंस के अगेंस्ट में कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर। और जब ये क्रॉस रिएक्शन देखने को मिलता है होस्ट के इम्यून रिस्पॉन्स और होस्ट के कार्डियक सेल्फ एंटीजेंस के बीच में, तब जाकर के इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स डेवलप होता है जिसमें मेनली कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेज रिक्रूटमेंट, मैक्रोफेज एक्टिवेशन जो कि हम लोग विद इन एशकॉफ बॉडीज इसको हम लोग देखेंगे तो ये सारे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज देखने को मिलते हैं। इस पूरे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को हम लोग एक्यूट इन्फ्लामेशन कह देते हैं जो कि एक्यूट रूमेटिक फीवर के पैथोजेनेसिस होता है। अब ये जो एक्यूट रूमेटिक फीवर होता है जिसके अंदर ये एक्यूट इन्फ्लामेशन हो रहा है, इस एक्यूट इन्फ्लामेशन अगर होगा तो उसका रेजोल्यूशन भी होगा बाय हीलिंग एंड स्कारिंग। तो इसका जब रेजोल्यूशन होता है एक्यूट इन्फ्लामेशन का बाय हीलिंग एंड स्कारिंग, तब जाकर के क्रोनिक फाइब्रोटिक लीजन्स का डेवलपमेंट होता है जो कि पैथोजेनेसिस होता है रूमेटिक डिजीज़ का। मतलब जब एक्यूट इन्फ्लामेशन हुआ तब जाकर के एक्यूट रूमेटिक फीवर डेवलप हुआ जिसके अंदर ये सारे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज देखने को मिले, दैट इज कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेज रिक्रूटमेंट और मैक्रोफेज एक्टिवेशन। और जब इस एक्यूट इन्फ्लामेशन के बाद इस एक्यूट इन्फ्लामेशन में ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स का जब रिजोल्यूशन हुआ बाय हीलिंग एंड स्कारिंग, तब जाकर के फाइब्रोटिक लीजन्स का डेवलपमेंट होता है मेनली हार्ट वॉल्व्स के अंदर, तब हम लोग इसको रूमेटिक डिजीज़ कह देते हैं। सो दिस वॉज द पैथोजेनेसिस ऑफ रूमेटिक फीवर एंड रूमेटिक हार्ट डिजीज़। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ रूमेटिक फीवर एंड रूमेटिक हार्ट डिजीज़। सबसे पहले हम लोग एक्यूट रूमेटिक फीवर का मॉर्फोलॉजी डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग क्रोनिक रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो एक्यूट रूमेटिक फीवर के मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हम लोगों को कंप्लीट हार्ट का डिफ्यूज़ इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकता है क्योंकि ये एक रूमेटिक फीवर एक एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है, इसलिए डिफ्यूज इन्फ्लामेशन इन द हार्ट हम लोग को देखने को मिल सकता है मॉर्फोलॉजी में। सेकंड, हम लोगों को एशकॉफ बॉडीज़ देखने को मिलती हैं क्योंकि वंस अगेन ये एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है, इसलिए बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, इन सब का रिक्रूटमेंट होता है हार्ट में, तब जाकर के एशकॉफ बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है। ये एशकॉफ बॉडीज़ होती क्या हैं? ये एशकॉफ बॉडीज़ एक्चुअली में ग्रैन्युलोमेटस लीजन्स होती हैं जिनके अंदर सेंट्रल में फिब्रिनॉइड फोकस प्रेजेंट होता है। जैसा कि ये एक एशकॉफ बॉडीज़ है, ये मायोकार्डियल फाइबर्स हैं, दैट इज़ हार्ट का ही एक पार्ट है जिसमें मायोकार्डियल फाइबर्स है और बीच में एक ग्रैन्युलोमेटस लीजन देखने को मिल रहा है जिसमें सेंट्रल फिब्रिनॉइड डिजनरेशन दैट इज़ सेंट्रल फिब्रिनॉइड फोकस प्रेजेंट है।
बहुत सारे लिम्फोसाइट्स स्पेशली टी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द लिम्फोसाइट्स विच आर एक्चुअली टी सेल्स। मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, दीज आर मैक्रोफेजेस। एंड एक स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग एनएचकाउ सेल्स कहते हैं। ये जो एनएचकाउ सेल्स होती हैं ये मैक्रोफेजेस ही होती हैं, बट इसको हम लोग एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस कहते हैं। दीज आर एनएचकाउ सेल्स, दैट इज द एशकॉफ जायंट सेल्स। ये एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस होते हैं जिनके अंदर एबंडेंट साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। सेंट्रल राउंड टू ओवॉइड न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है जो कि ओकेजनली बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं। और क्योंकि ये बाई न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियाई इसके अंदर प्रेजेंट होता है तो इसका अपीयरेंस आउल्स आई अपीयरेंस होता है, दैट इज आउल्स के आई की तरह इसका अपीयरेंस होता है। नेक्स्ट, इसका जो एनएचकाउ सेल्स का जो क्रोमेटिन होता है वो कंडेंस्ड होता है इनटू द वेवी रिबन, और इस वजह से इसका अपीयरेंस कैटरपिलर के शेप का होता है। इस वजह से इसको हम लोग कैटरपिलर सेल्स भी कहते हैं। तो ये एनएचकाउ सेल्स की प्रॉपर्टीज थी। दीज आर एनएचकाउ सेल्स, दैट इज एशकॉफ जायंट सेल्स, जो कि एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस हैं। इनके अंदर साइटोप्लाज्म एबंडेंट पाया जाता है। इसके अंदर आउल्स आई अपीयरेंस देखने को मिलता है जब ये बाई न्यूक्लिएट न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट करते हैं। और इनका जो क्रोमेटिन होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में जब हम लोग इसका क्रोमेटिन देखते हैं तो वो कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, वेवी रिबन के फॉर्म में होता है। इस वजह से कैटरपिलर लाइक देखने को मिलता है। इस वजह से इसको हम लोग कैटरपिलर सेल्स भी कहते हैं। थर्ड चीज जो मॉर्फोलॉजी में देखने को मिलता है वो होता है पैनकार्डाइटिस। पैनकार्डाइटिस मतलब एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, सारे के सारे कार्डाइटिस इसके अंदर देखने को मिलते हैं। मतलब ऑल लेयर्स ऑफ द हार्ट इन्वॉल्व होता है, ऑल लेयर ऑफ द हार्ट का इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकता है, जिस वजह से इसके अंदर पैनकार्डाइटिस देखने को मिलता है। तो ये था मॉर्फोलॉजी ऑफ एक्यूट रूमेटिक फीवर। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ द रूमेटिक हार्ट डिजीज। अब हम लोग रूमेटिक हार्ट डिजीज का मॉर्फोलॉजी डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहला चीज हम लोग को दिखता है वाल्वुलर एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस से हम लोग को समझ में आ रहा है कि एंडोकार्डियम का इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो हमें पता है कि हार्ट की जो सबसे इनर लेयर होती है जिसको हम लोग एंडोकार्डियम कहते हैं, तो वॉल्व्स की जो इनर लेयर होगी उसको हम लोग वाल्वुलर एंडोकार्डियम कहेंगे। और उसका जब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स उसके अंदर देखने को मिलेगा, मतलब वॉल्व्स की एंडोकार्डियम का अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो उसको हम लोग वाल्वुलर एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। सो इसके अंदर एंडोकार्डाइटिस इन्फ्लेमेशन होता है एंडोकार्डियम और मेनली लेफ्ट साइड वॉल्व्स का, दैट इज मिट्रल वॉल्व का मेनली इसके अंदर इन्फ्लेमेशन होता है। और इन्फ्लेमेशन के बाद फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, क्योंकि इन्फ्लेमेशन होगा तो इन्फ्लेमेशन के बाद उसका रेजोल्यूशन होगा बाय हीलिंग एंड स्कारिंग। तो फाइनली फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस का डेवलपमेंट होगा विद इन द वॉल्व लीफलेट्स एंड टेंडिनस कॉर्ड्स। अब ये वॉल्व लीफलेट्स और टेंडिनस कॉर्ड्स क्या होता है, उसके लिए हम लोग एक नॉर्मल हार्ट को समझते हैं। नॉर्मल हार्ट का ये एक साइड है, लेट सपोज इट्स द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, जिसके अंदर ये लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये वॉल्व प्रेजेंट है जिसको हम लोग मिट्रल वॉल्व कहते हैं, जो कि एक बाइकस्पिड वॉल्व है। ये वॉल्व का पोस्टीरियर लीफलेट है और ये वॉल्व का एंटीरियर लीफलेट है। मतलब ये दो लीफलेट या फिर दो कस्प्स होते हैं वॉल्व के, जो कि फाइनली फ्यूज करते हैं, तब जाकर के ये वॉल्व क्लोज हो जाता है। और जब ये वॉल्व या फिर लीफलेट फ्यूज तब करते हैं जब इनसे अटैच्ड ये टेंडिनस कॉर्ड्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं, तब जाकर के ये वॉल्व्स या फिर लीफलेट्स का फ्यूजन होता है और फाइनली ये वॉल्व्स क्लोज हो जाते हैं। इस कंडीशन के अंदर फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस देखने को मिलता है इन्हीं वॉल्व के लीफलेट्स का और टेंडिनस कॉर्ड का, जिस वजह से वेजिटेशंस को हम लोग आउटग्रोथ समझ सकते हैं। वेजिटेशंस देखने को मिलता है ओवर द नेक्रोटिक फोकाई ऑफ द लाइंस ऑफ क्लोजर ऑफ द वॉल्व लीफलेट्स एंड टेंडिनस कॉर्ड। मतलब फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस जो हुआ है वॉल्व के लीफलेट्स और टेंडिनस कॉर्ड्स में, मतलब ये जो वॉल्व का लीफलेट्स है और ये जो टेंडिनस कॉर्ड है, यहाँ पे फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हुआ, जिस वजह से कुछ आउटग्रोथ्स का फॉर्मेशन हुआ इस नेक्रोसिस के ऊपर, जिसको हमने वेजिटेशंस कह दिया, मेनली अराउंड द लाइंस ऑफ द क्लोजर्स ऑफ द वॉल्व लीफलेट्स। मतलब ये जो वॉल्व लीफलेट्स हैं इनके जो लाइंस ऑफ क्लोजर है, मतलब ये वो लाइन है जो कि एक्चुअली में फ्यूज करती है इन दोनों वॉल्व्स की, मतलब ये लाइंस ऑफ क्लोजर है। और टेंडिनस कॉर्ड्स, इनके अंदर वेजिटेशंस देखने को मिलेंगे। जैसे ये तो एक नॉर्मल वॉल्व है, ये डिजीज्ड वॉल्व के कंडीशन एक डायग्राम में हम लोग इसको देखें, जिसमें ये एक कंप्लीट वॉल्व है जिसमें ये लाइंस ऑफ क्लोजर है वॉल्व का, जो कि एक्चुअली में क्लोज करता है, जो कि एक्चुअली में फ्यूज करता है। इस लाइंस ऑफ क्लोजर और ये जो टेंडिनस कॉर्ड है, इन दोनों जगह पे हम लोगों को वेजिटेशंस या फिर आउटग्रोथ्स देखने को मिलती हैं और इन वेजिटेशंस को हम लोग कहते हैं वेरुकई। तो वेल्वुलर एंडोकार्डाइटिस की वजह से वेरुकई का फॉर्मेशन होता है, ये हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ लीजन जो हम लोग को देखने को मिलता है दैट इज मैकुलम प्लाक्स। मैकुलम प्लाक्स को भी हम लोग इसी डायग्राम से समझेंगे। मैकुलम प्लाक्स के अंदर क्या होता है कि ये जो
वॉल्व इफेक्ट होता है, दैट इज इसके अंदर फाइब्रोटिक लीजन्स के जो डेवलपमेंट होता है वॉल्व के अंदर, ये वॉल्व के अंदर तो मोस्टली डेवलप होता ही है, साथ ही साथ स्मॉल पार्ट ऑफ द लेफ्ट एट्रियम के पोस्टीरियर वॉल में भी ये सब एंडोकार्डियल लीजन्स का डेवलपमेंट होता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड नॉर्मली ब्लड का फ्लो होता है कि वो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और उसके बाद फिर फाइनली आर्क ऑफ आउटा में निकल जाता है। बट यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे एबनॉर्मल वॉल्व्स प्रेजेंट है, जिस वजह से जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कुछ ब्लड जो होता है वो वापस लेफ्ट एट्रियम में जाता है, मतलब ब्लड का रिगर्जिटेशन होता है। अब लेफ्ट एट्रियम के पोस्टीरियर वॉल में, लेफ्ट एट्रियम के पोस्टीरियर वॉल में नीचे की तरफ यहाँ पे पहले से ही सब एंडोकार्डियल लीजन्स प्रेजेंट है। साथ ही साथ ब्लड जो कि कभी इसके अंदर इस डायरेक्शन में नहीं फ्लो होता था, वो इस डायरेक्शन में फ्लो होने लग गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि लेफ्ट एट्रियम का ये पार्ट जिसने कभी इस हाई प्रेशर ऑफ द ब्लड जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से आ रहा है इसको कभी उसने देखा ही नहीं है, उस ब्लड के प्रेशर को वो झेल नहीं पाता है, जिस और प्लस उसके अंदर सब एंडोकार्डियल लीजन्स भी प्रेजेंट है। अब ये जो सब एंडोकार्डियल लीजन्स प्रेजेंट है इसके ऊपर से रिगर्जिटेंट जेट्स आ गए, इनकी वजह से कुछ इरेगुलर थिकनिंग्स का फॉर्मेशन हो जाता है इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट एट्रियम में, जस्ट अबव द पोस्टीरियर लीफलेट, और इन इरेगुलर थिकनिंग्स को ही हम लोग मैकुलम प्लाक्स कह देते हैं। सो दिस वाज द सेकेंड टाइप ऑफ लीजन जो कि हम लोग को रूमेटिक हार्ट डिजीज के केस में देखने को मिलता है, दैट इज मैकुलम प्लाक्स। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ लीजन देखेंगे, दैट इज कार्डिनल एनाटॉमिकल चेंजेस ऑफ द मिट्रल वॉल्व इन द क्रोनिक रूमेटिक हार्ट डिजीज। कार्डिनल एनाटॉमिकल चेंजेस इन द ऑफ द मिट्रल वॉल्व, मतलब पूरा का पूरा मिट्रल वॉल्व अब कैसे चेंज हो रहा है फाइनली हम लोग देखते हैं। तो उसमें हम लोगों को समझ में आता है कि सबसे पहले लीफलेट थिकनिंग देखने को मिल रहा है, कमिश्रल फ्यूजन एंड शॉर्टनिंग देखने को मिलता है, थिकनिंग एंड फ्यूजन ऑफ द टेंडिनस कॉर्ड देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले ये जो वॉल्व्स हैं, इस वॉल्व्स के जो लीफलेट्स हैं इनका थिकनिंग देखने को मिलेगा, दैट इज लीफलेट थिकनिंग। उसके बाद हम लोग को कमिश्रल फ्यूजन एंड शॉर्टनिंग देखने को मिलता है। कमिश्र क्या होता है, ये जो लाइंस ऑफ क्लोजर है और ये जो पार्ट है जो कि हमेशा क्लोज्ड ही रहता है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं कमिश्र। अब इस कमिश्र का फ्यूजन और शॉर्टनिंग होता है, मतलब यहाँ पे एक्चुअली में फाइब्रोटिक लीजन्स डेवलपमेंट होगा, जिस वजह से ये जो कमिश्र होगा उसका शॉर्टनिंग होगा और फ्यूजन होता है, और जिस वजह से एक फिक्स्ड नैरो ओपनिंग बनती है जिसको हम लोग फिश माउथ या फिर बटन होल अपीयरेंस कहते हैं। मतलब अब ये जो ओपनिंग थी वॉल्व की, ये पहले सपोज करो इतनी बड़ी थी, फिर फाइनली क्या होता है कि यहाँ पे और ज़्यादा वेजिटेशंस मतलब कमिश्र का फ्यूजन एंड शॉर्टनिंग होने लगता है, जिस वजह से अब ये जो ओपनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है, और इस नैरोड ओपनिंग को हम लोग फिश माउथ अपीयरेंस या फिर बटन होल अपीयरेंस कहते हैं। थर्ड एनाटॉमिकल चेंज जो देखने को मिलता है मिट्रल वॉल्व के अंदर, दैट इज थिकनिंग एंड फ्यूजन ऑफ द टेंडिनस कॉर्ड। ये हम लोग देख चुके हैं कि ये जो टेंडिनस कॉर्ड होता है इसका भी थिकनिंग और फ्यूजन देखने को मिलता है मिट्रल वॉल्व के अंदर। अब ये जो मिट्रल वॉल्व का के अंदर जो कार्डिनल एनाटॉमिकल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, दैट इज मिट्रल स्टेनोसिस देखने को मिल रहा है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। मिट्रल स्टेनोसिस हो गया, मतलब ये कि अब ये जो मिट्रल वॉल्व है वो बहुत ज़्यादा नैरो हो चुकी है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम का प्रोग्रेसिव डायलिटेशन हो सकता है। अब जब लेफ्ट एट्रियम के अंदर प्रोग्रेसिव डायलिटेशन होगा, साथ ही साथ लेफ्ट एट्रियम के अंदर फाइब्रोटिक लीजन्स भी प्रेजेंट है, इस वजह से फाइनली म्यूरल थ्रोम्बाई का फॉर्मेशन हो सकता है, और ये जो थ्रोम्बाई है वो डिफरेंट लोकेशन पे एम्बोलाइज कर सकती है, मतलब थ्रोम्बो एम्बोलिज्म देखने को मिल सकता है। तो ये कॉन्सिक्वेंस था मिट्रल स्टेनोसिस का पहला कॉन्सिक्वेंस। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मिट्रल स्टेनोसिस इज क्रोनिक वीनस कंजेशन ऑफ द लंग्स। ये कैसे देखने को मिलता है, तो क्योंकि मिट्रल स्टेनोसिस हो रहा है, मतलब ये जो वॉल्स है उसका ल्यूमेन नैरो हो रहा है, जिस वजह से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आने वाला ब्लड उतना एफिशिएंटली नहीं आ पा रहा है, जिस वजह से लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड का पूलिंग हो जाएगा, और जब लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड का पूलिंग हो जाएगा तो लंग्स से वो वेन जो कि लेफ्ट एट्रियम को ब्लड देता है वो भी पूरा पूल हो जाएगा, जिस वजह से वहाँ पे वीनस कंजेशन देखने को मिलेगा, और हेंस ये कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मिट्रल स्टेनोसिस हो जाएगा, क्रोनिक वीनस कंजेशन ऑफ द लंग्स। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस होता है मिट्रल स्टेनोसिस का, दैट इज पल्मोनरी हाइपरटेंशन। सेम रीजन की वजह से लंग्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन का डेवलपमेंट होगा, और जिस वजह से फाइनली राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी एंड राइट साइड हार्ट फेलियर भी हो सकता है, क्योंकि लंग्स में ब्लड जो होता है, लंग्स में ब्लड जो जाता है वो राइट वेंट्रिकल से जाता है। अब क्योंकि लंग्स के अंदर ही ब्लड का कंजेशन हो जा रहा है तो राइट वेंट्रिकल में भी ब्लड का कंजेशन हो जाएगा, जिस वजह से राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी और राइट साइड हार्ट फेलियर
एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ मिट्रल स्टेनोसिस देखने को मिल सकता है। सो दिस वाज द मॉर्फोलॉजी ऑफ रूमेटिक फीवर एंड रूमेटिक हार्ट डिजीज। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ रूमेटिक फीवर एंड रूमेटिक हार्ट डिजीज। कमिंग टू द क्लिनिकल फीचर ऑफ द रूमेटिक फीवर, एक्यूट रूमेटिक फीवर के क्लिनिकल फीचर्स को हम लोग एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, एक निमोनिक से याद कर सकते हैं, जोन्स, जिसमें ओ को हार्ट की तरह रिप्रेजेंट कर दें अगर हम लोग, तो ये इसका एक निमोनिक हो जाता है। जे फॉर जॉइंट्स, इसके अंदर सबसे पहले जॉइंट्स इफेक्ट होता है, जिसके अंदर माइग्रेटरी पॉली अर्थराइटिस देखने को मिलता है। पेशेंट के अंदर माइग्रेटरी पॉली अर्थराइटिस देखने को मिलता है मेनली ऑफ लार्ज जॉइंट्स। मतलब ये जो अर्थराइटिस होता है, मतलब ये जो पेन होता है जॉइंट्स का, वो स्प्रेड होता है फ्रॉम वन लार्ज जॉइंट टू अनदर लार्ज जॉइंट, जो कि इनडेफिनेट पैटर्न में स्प्रेड हो सकता है। तो ये था माइग्रेटरी पॉली अर्थराइटिस, पहला क्लिनिकल फीचर जो कि रूमेटिक फीवर के पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। सेकेंड, पैन कार्डाइटिस देखने को मिलता है। पैन कार्डाइटिस वंस अगेन इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑल थ्री लेयर्स ऑफ द हार्ट, दैट इज एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस एंड पेरिकार्डाइटिस, तीनों को मिला करके पैन कार्डाइटिस देखने को मिलता है। थर्ड क्लिनिकल फीचर दैट स्टैंड्स फॉर एन फॉर नोड्यूल्स। किस तरह के नोड्यूल्स? तो सब क्यूटेनियस नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं, दैट टू मेनली ऑन द एक्सटेंसर सरफेस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज। मतलब एक्सट्रीमिटीज का जो एक्सटेंसर सरफेस होता है उस पर ये सब क्यूटेनियस नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं। देन स्टैंड्स ई स्टैंड्स फॉर एरिथमा मार्जिनेटम, जो कि एक्चुअली में एक स्किन रैश होता है, एक इरेगुलर सर्किनेट स्किन रैश होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है एरिथमा मार्जिनेटम, जो कि रूमेटिक फीवर के पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट इज एस विच स्टैंड्स फॉर सिंडेनहैम कोरिया। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर इनवॉलेंट्री रैपिड मूवमेंट होता है मेनली ऑफ द लिम्स। तो ये था क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द रूमेटिक फीवर। अब इन क्लिनिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग हम लोग डायग्नोस करते हैं एक्यूट रूमेटिक फीवर के पेशेंट को, और इस क्राइटेरिया को हम लोग जोन्स क्राइटेरिया कहते हैं, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द एक्यूट रूमेटिक फीवर। इन जोन्स क्राइटेरिया के अंदर दोनों क्राइटेरियाज आते हैं, मेजर क्राइटेरिया और माइनर क्राइटेरिया। मेजर क्राइटेरिया में ये जोन्स जो हमने निमोनिक के फॉर्म में याद किया वो आता है, और माइनर क्राइटेरिया के अंदर फीवर, आर्थ्रैल्जिया, एक्यूट फेज रिएक्टेंट का इंक्रीज होना, ईएसआर का इंक्रीज होना, ल्यूकोसाइटोसिस होना, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इन जोन्स क्राइटेरिया को देखते हुए, दैट इज़ मेजर एंड माइनर क्राइटेरियाज को देखते हुए, हम लोग एक एक्यूट रूमेटिक फीवर के केस को डायग्नोस कर पाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्लिनिकल फीचर ऑफ रूमेटिक हार्ट डिजीज़। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ क्योंकि एक क्रोनिक कंडीशन होता है, तो इस वजह से इसके जो फीचर्स होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, वो ईयर्स और इवन डिकेड्स आफ्टर इनिशियल एपिसोड ऑफ रूमेटिक फीवर देखने को मिल सकते हैं। इनके क्लिनिकल फीचर जो कि आफ्टर ईयर्स देखने को अपीयर होते हैं, उनके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है उसको हम लोग निमोनिक से याद करते हैं, दैट इज मिड एट, MIDAT। एम फॉर मर्मर, दैट इज कार्डियक मर्मर देखने को मिलता है। आई फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस देखने को मिलता है। डी फॉर डायलिटेशन, दैट इज कार्डियक डायलिटेशन हाइपरट्रोफी देखने को मिलता है। ए फॉर एरिथमिया देखने को मिलता है, और टी फॉर थ्रोम्बोएम्बोलिक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग फाइनली डिस्कस करेंगे डायग्नोसिस ऑफ रूमेटिक फीवर। कमिंग टू द डायग्नोसिस ऑफ रूमेटिक फीवर, रूमेटिक फीवर के डायग्नोसिस के लिए कोई भी एक स्पेसिफिक सीरोलॉजिकल टेस्ट नहीं होता है। सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें कि ये ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस की वजह से उसके फ्यू वीक्स आफ्टर डेवलप करता है, इस वजह से अगर हम लोग जब ये डिजीज़ डेवलप कर जाता है तब अगर हम लोग स्ट्रेप्टोकोकल के कल्चर्स देखेंगे तो वो ब्लड के अंदर निगेटिव आते हैं, क्योंकि जब तक ये इलनेस स्टार्ट होती है रूमेटिक फीवर की तब तक ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जो होता है वो क्योर हो जाता है। तो इस वजह से स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के जो कल्चर्स होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरियाज के जो कल्चर्स होते हैं वो नेगेटिव आते हैं बाय द टाइम इलनेस दैट इज रूमेटिक फीवर बिगिंस। तो अब हम लोग को स्ट्रेप्टोकोकल के कल्चर्स तो पॉजिटिव नहीं देखने को मिलेंगे, बट स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडीज़ के लिए जो एंजाइम्स होती हैं वो तो हमें देखने को मिल सकती हैं। सो एंटीबॉडीज़ टू द स्ट्रेप्टोकोकल एंजाइम्स हम लोग को देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर ASO एंटीबॉडीज़, दैट इज एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन O एंटीबॉडीज़, DNase B एंटीबॉडीज़ और एंटी हाइलुरोनिडेज एंजाइम एंटीबॉडीज़, ये हम लोग को पॉजिटिव देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर। उसके बाद ब्लड के अंदर एक्यूट फेज रिएक्टेंट इंक्रीज्ड होगा और ESR ब्लड के अंदर इंक्रीज्ड होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट रूमेटिक फीवर एंड रूमेटिक हार्ट डिजीज़। If you like this video, please hit the like button, do share with your friends, and do subscribe our channel and press the bell icon to get notifications for more such videos. If you want notes for this and following videos, message me on my Instagram handle. Link is given in the description below. Thank you.